नमस्कार। आज हम नेपाल में हुए उस राजनीतिक भूचाल को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी शुरुआत हुई एक सोशल मीडिया बैन से। सुनने में मतलब बिल्कुल असंभव सा लगता है ना कि एक सोशल मीडिया बैन पूरी की पूरी सरकार गिरा दे। लेकिन नेपाल में बिल्कुल यही हुआ और यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ एक बैन से कहीं ज्यादा गहरी है। और नतीजा ये हुआ कि 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। ये एक चौंकाने वाला फैसला था जो कई दिनों तक चले जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बाद आया। और जैसे ही सरकार गिरी, हालात को काबू में करने के लिए सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? हालात इतने नाजुक मोड़ पर पहुंच कैसे गए? चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे बवंडर की शुरुआत हुई सरकार के सिर्फ एक फैसले से। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश में आग लगा दी। और वो फैसला था फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाने का। अब सोचिए, आज के डिजिटल जमाने में ये सिर्फ एक बैन नहीं था, ये लाखों नौजवानों के लिए उनकी आवाज उठाने वाले सबसे बड़े मंच पर ताला लगाने जैसा था। और यहीं पर कहानी के दो अलग अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ थी सरकार, जिसका कहना था कि यह बैन भड़काऊ कंटेंट को रोकने और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो दूसरी तरफ थे प्रदर्शनकारी, खासकर युवा, जिनका आरोप था कि ये कुछ और नहीं बल्कि जनता के विरोध को चुप कराने के लिए एक तरह की सेंसरशिप है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली आग तो सालों से लोगों के दिलों में सुलग रही थी। ये गुस्सा पहले से ही खौल रहा था। तो वो क्या वजहें थीं? ये जो जेनजी रिवोल्ट हुआ, इसके पीछे असल में 4 बड़ी और गहरी समस्याएं थीं। देश में फैला हुआ भ्रष्टाचार, लगातार बनी हुई राजनीतिक अस्थिरता, युवाओं के लिए नौकरियों की भारी कमी और सरकार की दमनकारी नीतियां। और इन सब में से राजनीतिक अस्थिरता शायद नेपाली लोगों के लिए सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन की वजह रही है। मतलब सरकारें इतनी तेजी से बदलती हैं कि कोई भी अच्छी पॉलिसी या कोई भी प्लान लंबे समय तक टिक ही नहीं पाता। और इस अस्थिरता का अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाइए। पिछले 17 सालों में नेपाल में 14 अलग अलग सरकारें आ जा चुकी हैं। अब जब इतनी उथल-पुथल होगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? और इसी वजह से लोगों का सिस्टम पर से भरोसा वो लगभग खत्म हो गया था। तो जब सालों से दबा ये गुस्सा उस सोशल मीडिया बैन वाली चिंगारी से भड़का, तो फिर इसे सड़कों पर एक हिंसक विद्रोह में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगी। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। देखिए, पहले सोशल मीडिया बैन का ऐलान होता है, फिर काठमांडू में युवा प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। देखते ही देखते ये आग दूसरे बड़े शहरों में फैल जाती है, फिर हिंसा भड़कती है, संसद पर धावा बोला जाता है और आखिर में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। सब कुछ बस कुछ ही दिनों के अंदर। लोगों का गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि उन्होंने सीधे सीधे सत्ता के प्रतीकों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। खबरें आईं कि गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर धावा बोल दिया और प्रधानमंत्री आवास में आग लगा दी। और इस हिंसा की एक बहुत ही दुखद और भारी कीमत चुकानी पड़ी। काठमांडू में एक भीड़ ने 3 पुलिस अफसरों की पीट पीट कर हत्या कर दी। यही नहीं, एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर को आग लगा दी गई, जिसमें उनकी पत्नी की जान चली गई। और ये हिंसा सिर्फ एक तरफ से नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन झड़पों के दौरान करीब 16 से 19 प्रदर्शनकारियों की भी मौत हुई। अब जब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए तो सरकार ने घुटने टेक दिए। उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आंदोलन उनके हाथ से निकल चुका था। सरकार ने दबाव में आकर एक के बाद एक कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया बैन हटा लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। विरोध और हिंसा जारी रही। आखिर में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और फिर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को तैनात किया गया। मतलब साफ था, अब बात सिर्फ बैन हटाने की नहीं रह गई थी। लोग अब पूरी व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। तो प्रधानमंत्री जा चुके हैं, सेना सड़कों पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? नेपाल का भविष्य किस ओर जा रहा है? फिलहाल नेपाल में एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति शून्य की स्थिति है। कोई मजबूत राजनीतिक नेतृत्व नहीं है और ऐसे में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के ऊपर है। और इस उथल-पुथल के बीच कई दूसरे खिलाड़ी भी सक्रिय हो गए हैं। एक तरफ राजशाही के समर्थक हैं जो इस मौके का फायदा उठाकर राजशाही वापस लाना
और नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश भारत भी इस पूरी स्थिति पर गहरी चिंता के साथ नजर बनाए हुए है और उसने अपनी सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। और ये हमें सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये विद्रोह नेपाल में एक स्थायी बदलाव ला पाएगा? क्या ये सिर्फ एक और सरकार के गिरने की कहानी बनकर रह जाएगा, या फिर ये नेपाल के लिए एक नए, स्थायी और बेहतर भविष्य की शुरुआत है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।